जय श्री राम तो आज का हमारा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी आपके वेव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? ये आपका एक वैक्यूम, आपका एक चैम्बर था और यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाली कोई इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं, कुछ एक एलिमेंट लिया जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक्सेलरेटर लगाया और एक्सेलरेटर पे क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इससे क्या बना, इससे एक बीम भी बन गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लग गए। तो इलेक्ट्रॉन की एक बीम, इनकी कुछ एनर्जी आपने एक्सेलरेटर से उनकी एनर्जी को हमने इंक्रीज किया और यहाँ पर आपका एक निकिल की एक मेटल रखा है, ठीक है ना, मेटल निकिल का है। तो उनका काम क्या था, उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जब इस बीम पे टकराएंगे, इस निकिल पे टकराएंगे, तो वो किस किस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसकी स्टडी करना उनका मेन मोटिव था। लेकिन क्या होता है, एक दिन ये जो वैक्यूम चैम्बर है, ये चैम्बर आपका लीक हो जाता है और जो निकिल है वो निकिल का ऑक्साइड भी बन जाता है। तो निकिल के ऊपर जब ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो क्योंकि इनका उद्देश्य था मेटल की प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का जो क्या डिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या उनकी स्कैटरिंग हो रही है, उसको देखना था। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं और क्या करते हैं आपका कि जो निकिल है, इस निकिल से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। लेकिन उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, जो ये निकिल है, ये निकिल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सिंपल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले ये क्या था, एक पॉलीक्रिस्टल था। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब आप कह सकते हो कि क्रिस्टल तो है बट जो अरेंजमेंट है उनका उनका वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मतलब इधर साइड का अरेंजमेंट एक डोमेन में रेगुलर है, फिर इधर साइड को कर लोगे, इधर साइड को रेगुलर है, फिर इधर साइड को रेगुलर है, बट पूरे थ्रू आउट द मटेरियल रेगुलर नहीं है। लेकिन आफ्टर दिस हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जो निकल है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा कि वो उसको पूरा क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में फिर वो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये हर जगह का डिफ्रैक्शन ये देख रहे थे, इस डिफ्रैक्शन में थोड़े चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंज आते हैं, तो ये है कि इस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन बीम आती है, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 50 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर आपने जब डिटेक्टर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने पर, वो सबसे ज्यादा आपको तब प्राप्त होंगे जब एंगल कितना होता है आपका, 50 डिग्री होता है। एक पीक आपको मिलेगी। अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ किसके बीच में, यहाँ पर बनाना चाहूँ एक फाई, जो कि एक एंगल है, मतलब कितने डिग्री एंगल पे आपको पीक मिलेगी, और ये है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपके 50 डिग्री के करीब पर। ये 50 डिग्री के करीब है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर मिले। तो ऐसा क्यों हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 50 डिग्री पर ही क्यों मिले हैं? तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो अगर हम करते हैं उसको देखने के लिए हमने लगाया ब्रैग्स का लॉ। तो ब्रैग्स, आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ब्रैग्स की कंडीशन थी, उन्होंने क्या कहा था कि पूरे क्रिस्टल को उन्होंने सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जैसा उन्होंने ट्रीट किया। और इस पैरेलल प्लेन में क्या होता है कि जैसे अगर आपने लाइट इंसिडेंट कराई और ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से इसके पैरेलल लाइट और आई, इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं, ऐसे ही ये क्या है, सब लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन लैटिस पॉइंट को ही हमने क्या किया है, आपका ऐसा मान के ट्रीट किया है कि ये आपके क्रिस्टल को बना रहे हैं। तो ये हमने देखा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी कंडीशन है ब्रैग्स के अनुसार। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जनरली जो ब्रैग्स है वो एक्सरे के लिए हम करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सरे है, कोई वेव है, तो और वो एक्सरे का यहाँ पर सबसे ज्यादा पैटर्न आपको फाइंड आउट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वेव आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है, तो उसका कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका डेफिनेटली मीनिंग क्या है कि यहाँ पर इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों वेव के बीच का, वो क्या होगा, आपका एन लैम्डा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसको हम ग्लेंसिंग एंगल कहते हैं। ये एक कंडीशन है कि ये दोनों एंगल आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये एंगल सेम नहीं है तो आपको ब्रैग्स लॉ आप नहीं लगा सकते। तो अगर यहाँ से आप ये जो दोनों प्लेन है इनके बीच का डिस्टेंस डी है और इसको आप कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस, ये वैल्यू डी साइन थीटा, ये वैल्यू डी साइन थीटा, तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा 2d साइन थीटा। सो 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एन लैम्डा हो जाएगा। ये कंडीशन है किसकी, ब्रैग्स की है। तो अब इसी वाली कंडीशन को जो हमने कहा था निकल की प्लेट पर आपका इलेक्ट्रॉन की बीम आई, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस ब्रैग्स लॉ के द्वारा, वो भी हम देखते हैं। बहुत ईजी है ये भी। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपके ये हमने कहा निकिल के क्रिस्टल हो गया, और निकिल के क्रिस्टल पे आपका सीधे आपने क्या डाले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डाले, इलेक्ट्रॉन की बीम डाली। अब हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई। तो ये हमने देखा कितने पे डिफ्लेक्ट हुई, 50 डिग्री पर। तो अब क्योंकि 50 डिग्री पर है, अगर आपको ब्रैग्स का नियम लगाना है, तो ये एंगल जो है,
मतलब इधर साइड को जो एंगल बनाओगे आप और इधर साइड को जो एंगल बनाओगे, जिस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से आप बनाना चाह रहे हो, वो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बनाऊं कुछ ऐसा, ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन अगर मैं लूं, तो उस कंडीशन में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि बताइए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 65। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू अगर 65 है और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन की जो बीच की डिस्टेंस है आपकी, वो अगर आपने निकाली तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है ब्रैकेट के नियम के अनुसार। तो वो आपकी कुछ वैल्यू आई 0.09090 और एंगल आपके पास इतना आ गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की बीम अगर वेव है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा पर अगर हम वैल्यू पुट करें, थीटा की जगह हम वैल्यू करें 65, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात करें, n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, d की वैल्यू अगर हम रखें 0.09090, तो यहाँ से आपकी जो वेवलेंथ आती है वो 0.165 एंगस्ट्रॉम आती है, नैनोमीटर आती है। तो यहाँ से आपको एक वेवलेंथ मिली। अब हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट लगाते हैं। डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई वेव है, कोई पार्टिकल है, उसकी कुछ एनर्जी है, तो वो क्या किसकी तरह वर्क करेगा, वेव की तरह वर्क करेगा। और उसकी अगर वेवलेंथ आपको निकालनी है तो लैम्डा बराबर h अपॉन p का आप यूज करिए। तो h की वैल्यू तो ठीक है, p की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो p की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जो एक्सेलरेटर से आपने एनर्जी को इंक्रीज किया था, उस एक्सेलरेटर से एनर्जी इंक्रीज होने पर हमने देखा था, जो एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी आपने इंक्रीज करी है। तो इस केस में जब 50 डिग्री पर पीक मिलती है, उस टाइम पर जो एनर्जी थी वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और इस 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग अगर आप लैम्डा निकालें, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, और पी की वैल्यू आप रख सकते हो h अपॉन रूट ऑफ 2mk, और काइनेटिक एनर्जी इन सबकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 0.166 नैनोमीटर। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो लैम्डा है, अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ से निकालते हो, जो ये कहता है कि हर एक पार्टिकल वेव नेचर में शो करता है, और जो वेव ब्रैग्स लॉ के कारण जो आप वेवलेंथ निकालते हो उसका आंसर, क्योंकि ब्रैग्स लॉ तभी वैलिड है जब आपकी वो वेव नेचर को शो करता है। तो दोनों से प्रूव होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किसको प्रूव कर रहा है, वेव नेचर को शो करता है। बट इससे रिलेटेड जो वेव है वो क्या वेव है, उसके बारे में हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन में अगले लेक्चर में। जैसे राम दुआ।